हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी कहानी मोहब्बत का ये पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब तक आपने पढ़ा मीरा राजपूत जिसका इकलौता सहारा सावित्री जी हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती हैं। मीरा की दोस्त निधि उसे अपने घर ले आती है, जहाँ निधि के घर वाले उससे बहुत ही अच्छा बर्ताव करते हैं और उसे वहां रुकने की परमिशन मिल जाती है। निधि का बड़ा भाई अर्जुन जब मीरा को देखता है तो उसे मीरा अच्छी लगती है। नहाने के बाद जब मीरा ऊपर हॉल की बालकनी में जाती है तो उसकी नज़र वहां बने कमरे के दरवाजे पर जाती है, जिसकी नेम प्लेट पर लिखा था अरशद व्यास, एक कॉम्प्लिकेटेड बॉय। ये वही लड़का है जिसका जिक्र कहानी में हो चुका था, लेकिन ये क्या था ये जानना अभी बाकी था। अब आगे बाल सुखाकर मीरा वहां से निधि के कमरे की ओर आती है। रघु कमरे की सफाई कर चुका था। निधि अपने और मीरा के लिए कॉफ़ी ले आई और उसे लेकर अपने कमरे में आई। मीरा ने देखा कमरा बहुत खूबसूरत था। बड़ा सा गद्देदार बिस्तर जिस पर फूलों सी बेडशीट बिछी हुई थी, चारों ओर गोल तकिए का ढेर लगा हुआ था। उन्हीं के बीच पड़ा था एक हल्के गुलाबी रंग का टैडी। मीरा कमरे का जायजा लेने लगी। बिस्तर के बिल्कुल सामने कबर्ड बने थे, उनसे लगकर अटैच बाथरूम था। दीवार से लगकर एक स्टडी टेबल था जिसके ऊपर किताबें रखी थी और एक नाइट लैम्प भी। बिस्तर से कुछ ही दूर एक बड़ी खिड़की थी और उससे लगकर एक बालकनी थी जिसमें हल्के गुलाबी रंग के पर्दे थे। मीरा को ऐसे देखकर निधि ने कहा, अरे क्या हुआ, बैठो ना, कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। कहकर निधि बिस्तर के एक किनारे बैठ गई और निधि की ओर देखकर कहा, समझ नहीं आ रहा निधि, तुम्हारा ये एहसान हम कैसे चुका पाएंगे। तुमने हमें यहाँ लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, तो इसमें एहसान कैसा हुआ, बोलो। निधि ने डांटते हुए कहा, तुम नहीं जानती निधि, तुमने हमारे लिए क्या किया है। मीरा ने शांत भाव से कहा, अच्छा ठीक है, जब ज़रूरत होगी तब हम तुमसे कुछ मांग लेंगे, तुम दे देना, उतर जाएगा तुम्हारा एहसान। निधि ने कॉफ़ी का घुट भरते हुए कहा, ठीक है। मीरा ने कहा, ऐसे नहीं, वचन दो मुझे, तुम राजपूत लोगों के लिए तुम्हारा वचन बहुत इम्पोर्टेंस होता है ना, चलो दो। निधि ने हाथ आगे करते हुए कहा। मीरा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, हम वचन देते हैं, तुम जो मांगोगी हम देंगे। निधि मुस्कुराते हुए मीरा के गले लगी और कहा, तुम खुश रहो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीरा भी मुस्कुरा दी। निधि ने वहीं बैठे बैठे मीरा के घर वालों के किस्से सुनाने शुरू किए। चलो मैं तुम्हें सबके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले दादाजी के बारे में। दादू एकदम मस्त इंसान हैं। मैंने कभी भी उनको गुस्सा करते हुए नहीं देखा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। सबसे ज़्यादा प्यार दादी माँ को करते हैं। जानती हो, उस ज़माने में भी दोनों में लव मैरिज की थी। हाउ रोमांटिक ना। इस उम्र में भी उन दोनों के बीच इतना प्यार है। सच में दादी माँ बहुत लकी हैं, मीरा ने कहा। निधि मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ बिल्कुल, उन दोनों के बाद मम्मी पापा हैं। पापा तो हर वक्त काम में बिजी रहते हैं और मम्मा पापा की ज़रूरतों का ख्याल रखने में बिजी रहती है। जब घर में हो तब भी और ऑफिस हो तो फ़ोन करके उन्हें खाने दवाइयों के बारे में याद दिलाती रहती है। निधि रुकी और मीरा की ओर देखकर कहा, पता है मीरा, मम्मा पापा ज़्यादा बात नहीं करते, फिर भी मम्मा को पता होता है कि पापा को किस वक्त क्या चाहिए। इंटरेस्टिंग ना, क्योंकि उन दोनों में ढेर सारा प्यार है। मीरा ने निधि की बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, हाँ उसके बाद अर्जुन भैया बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, शांत, आदर्शवादी और चुप चुप रहने वाले। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। MBA किया है और अब पापा के साथ मिलकर ऑफिस संभाल रहे हैं, निधि ने कहा। सब हो गए, मीरा ने उठते हुए कहा। निधि ने मीरा का हाथ पकड़कर
वापस बैठाया और हाँ, अरे एक इंसान के बारे में तो मैं बताना ही भूल गई। कौन? मीरा ने कहा, अक्षत भैया, दुनिया के 8वें अजूबे। कहो तो गलत नहीं होगा। उनको ना आज तक कोई नहीं समझ पाया है, मम्मा पापा भी नहीं। अभी अभी कॉलेज ख़त्म हुआ है उनका। हिस्ट्री में कॉलेज में टॉप किया है उन्होंने। निधि ने चहकते हुए कहा, नाइस। मीरा ने धीरे से कहा, ये जो सामने हॉल से लगकर कमरा बना है ना, वो उन्हीं का है। उस साइड कोई नहीं जाता। उनका कहना है वो उनका हिस्सा है। पागल है वो, अपने ही घर में क्या अपना पराया। निधि ने कहा। मीरा की आंखों के आगे वो नेम प्लेट आ गई जिस पर लिखा हुआ था, अक्षत व्यास ए कॉम्प्लिकेटेड बॉय। मीरा को अब इस शब्द का मतलब समझ आ रहा था। अक्षत से उसका सामना कैसे होगा ये वो नहीं जानती थी, पर इतना जान चुकी थी कि वो वाकई घर वालों से अलग ही था। सबके बारे में बताने के बाद निधि ने कहा, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो ना, तो तुम्हारा इंट्रो मैं लोगों को ऐसे दूंगी। ये है मेरी सबसे खूबसूरत मीरा, मीरा राजपूत। थोड़ी चुप चुप, थोड़ी खामोश, लेकिन इसकी आंखें बहुत बातें करती हैं। मीरा हंसने लगी और कहा, अरे बस कर, हम इतने भी बदखूबसूरत नहीं हैं। निधि ने मीरा की ओर देखा और, हाय नी खूबसूरत तो हो, कोई भी मर मिटे। मैं लड़का होती ना तो पक्का शादी कर लेती तुमसे। चुप करो, सच में बहुत बड़ी नौटंकी हो तुम। मीरा ने उठते हुए कहा। अच्छा मीरा, मार्केट चलें? निधि ने कहा। निधि, अगले महीने हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और 1 महीने कॉलेज नहीं आने की वजह से मेरा सारा रिवीजन बाकी है। मैं नहीं जा पाऊंगी प्लीज़, मीरा ने कहा। इट्स ओके, मैं भी नहीं जा रही फिर, निधि ने वापस बैठते हुए कहा। अरे तुम क्यों नहीं जा रही अब? मीरा ने कहा। तुम्हें अकेला छोड़कर अच्छा लगता है क्या? निधि ने मासूमियत से कहा। अरे हम रह लेंगे, हमारी वजह से तुम अपनी खुशी बर्बाद मत करो, तुम जाओ। मीरा ने प्यार से निधि के गाल को छूकर कहा, थैंक्स। अच्छा मीरा, वो जो कबर्ड खाली है तुम उसमें अपने कपड़े और बाकी सामान रख लेना और बुक्स मेरे वाली टेबल पर ही रख लेना। और कुछ चाहिए हो तो मम्मा से कह देना, जा मुझे फ़ोन कर लेना। निधि एक सांस में बोल गई, हम सब देख लेंगे, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मीरा ने अपना बैग खोलते हुए कहा। निधि अपना पर्स और फ़ोन लेकर वहाँ से चली गई। मीरा ने दरवाज़ा बंद किया और फिर निधि के बताए कबर्ड में अपने कपड़े और सामान रखने लगी। सामान रख कर मीरा ने अपनी किताबें निकाली और पढ़ने लगी। किताबों के बीच 1 घंटा कब निकल गया मीरा को पता ही नहीं चला। उसने एक किताब उठाई, लेकर बालकनी में पड़ी कुर्सी पर आ बैठी। मीरा इत्मीनान से किताब के पन्ने पलटते हुए पढ़े जा रही थी। तभी एक तेज चमक उसे अपने चेहरे पर महसूस हुई। मीरा ने उस ओर देखा, लेकिन वो चमक सीधी उसकी आंखों में पड़ रही थी, जिससे वह चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वो तेज चमक शीशे की थी। मीरा साइड में हुई तो पत्तों की ओट में नीचे खड़े किसी शख्स की आंखें दिखी। जिस शीशे की चमक मीरा की आंखों में आ रही थी, वो शीशा नीचे खड़े उस शख्स की घड़ी का ही था, जो उसके हाथ में बंधी हुई थी। जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया, एक बार फिर वही रोशनी मीरा के चेहरे पर आ गिरी। मीरा ने देखने की कोशिश की, लेकिन इस बार सिर्फ उसके सुर्ख होंठ दिखाई दी। मीरा को झंझनाहट हो रही थी। एक तो वह तेज रोशनी, ऊपर से वह नीचे खड़े उस शख्स को देख नहीं पा रही थी। उसकी आंखों ने मीरा के दिल में बेचैनी जो बढ़ा दी थी। बालकनी से लगी हुई तार पर कपड़े सूख रहे थे। मीरा ने जैसे ही उस तार को पकड़ा, वह तार टूटी और उसके सारे कपड़े मीरा पर आ गिरे। मीरा उन कपड़ों में ऐसी उलझी कि उस शख्स को देख ही नहीं पाई। जब उठी और नीचे देखा तो वो उसे बाहर जाता दिखा। मीरा को पहली बार बहुत निराशा हुई। हाथ में पहनी लड़के की घड़ी का शीशा अभी भी चमक रहा था। चलते चलते जैसे ही हाथ उठाया, एक तेज रोशनी एक बार फिर मीरा की आंखों में आ गिरी। मीरा अंदर आकर लेट गई, लेकिन आंखों के आगे बार बार वो 2 आंखें और सुर्ख होठ आ रहे थे। मीरा की जुलजुलाहट अब और ज़्यादा बढ़ गई।
तो वह कमरे से बाहर आ गई। नीचे आकर वह बगीचे में दादी के पास चली आई। दादी ने देखा तो उसे पास आने को कहा और बोली, मन लग गया ना तुम्हारा यहाँ? जी दादी माँ, मीरा ने धीरे से कहा। आओ बैठो, दादी ने बड़े प्यार से कहा तो मीरा आकर उनके पास बैठ गई। दादी ने बड़े गौर से देखा और कहा, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो, मुझे बताओ किसी ने कुछ कहा? नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, मीरा ने नजरें चुराते हुए कहा। तो फिर इतने प्यारे से चेहरे पर परेशानी के भाव क्यों? दादी माँ ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। दादी माँ, वो अभी यहाँ नीचे कोई था क्या? मीरा ने झिझकते हुए कहा। यहाँ? हाँ, वो कुछ देर पहले अशत आया था, लेकिन वो पता एक जगह टिकता कहाँ है, आया कि वापस चला गया। उस लड़के को बस दिन भर घूमना फिरना मस्ती करनी है, पता नहीं अपनी जिम्मेदारियों को कब समझेगा ये, दादी ने कहा। तो वो थे, अभी उससे मिली भी नहीं हूँ और टार्चर करना शुरू। आई होप हम उससे ना ही मिले, मीरा ने मन ही मन कहा। क्या हुआ, तुमसे कुछ कहा उसने? दादी ने पूछा। नहीं दादी माँ, कुछ नहीं कहा, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे, मीरा ने कहा। अच्छा, तुम कहाँ से हो? दादी ने पूछा। जी भोपाल से, मीरा ने कहा और उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, जिससे मीरा उन आंखों को कुछ देर के लिए भूल गई। दादी माँ ने उसे अपने शादी से लेकर अब तक के बारे में बता दिया। मीरा खामोशी से उन्हें सुनती रही। दिन ढलने लगा था। दादी माँ और मीरा अंदर चली आई। मीरा ने देखा रघु बरामदे से कपड़ों का ढेर लेकर आ रहा था, तो वह मदद के लिए उसके पास आई और बोली, लाइए कुछ कपड़े हमें दे दीजिए। अरे नहीं दीदी, ये अशद बाबा के कपड़े हैं, इन्हें को हमें ही रखना जाना होगा, उन्हें नहीं पसंद कोई उनकी चीज़ों को हाथ लगाए। मीरा ने सुना तो उसे बड़ा अजीब लगा और वह सोचने लगी, आखिर ये अशद है क्या? आपको कुछ चाहिए दीदी? रघु की आवाज़ से मीरा की तुंद्रा टूटी तो उसने धीरे से ना में गर्दन हिला दी। वह वहां से चली आई। बालकनी में गमलों में पौधे लगे थे। मीरा उनकी ओर चली आई। उसने खराब हो चुकी पत्तियों को अलग किया और गमलों की सफाई करके उनमें पानी देने लगी। दादू बाहर से आ चुके थे और काफी देर से वह मीरा को ये सब काम करते हुए देख रहे थे। मीरा बड़े प्यार से पौधों की सिंचाई कर रही थी, जिसे देखकर दादू की आंखों को सुकून मिल रहा था। वह चलकर मीरा के पास आए और वह बड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बड़े दिनों बाद किसी को इतने इत्मीनान से काम करते देखा है। अरे दादाजी आप? मीरा ने दादू की आवाज़ सुनकर कहा। तुम मुझे सबकी तरह दादू ही बुलाया करो, अपनापन लगता है। वैसे तुम आज ही इस घर में आई हो और आज ही काम में खुद को व्यस्त कर लिया, दादू ने बड़े प्यार से कहा। हमें ये सब काम करना पसंद है दादू, पौधे भी इंसान की तरह होते हैं। जैसे कोई उदास इंसान अच्छा नहीं लगता, वैसे ही मुरझाया हुआ पौधा भी अच्छा नहीं लगता। और हमारी माँ कहती थी कि मुरझाए हुए पौधे घर में रखना अच्छा शगुन नहीं होता है। मीरा ने धीमी आवाज़ में पौधों पर लगे उस छोटे से फूल को सहलाते हुए कहा, तुम तो बहुत समझदार बच्ची हो। ये पौधे अशत ने लाए थे जब पिछले साल हम सब बनारस गए थे घूमने। वहाँ से लौटते हुए रास्ते में उसने ये खरीदे थे। ये बात और है, घर में लाने के बाद उस नालायक ने इन्हें संभाला नहीं, दादू ने कहा। दादू के मुंह से अशत का नाम सुनकर मीरा के दिमाग में फिर वही दो आंखें घूमने लगी। उसे खामोश देखकर दादाजी ने कहा, तुम करो, मैं चलता हूँ। दादू वहाँ से चले गए। मीरा वहीं बैठी अशत के बारे में सोचने लगी, जिसका नाम वह सुबह से लगातार सुन रही थी, लेकिन जिसे देखा नहीं था उसने। ए मीरा, वहाँ क्या कर रही हो तुम? निधि ने बाहर से आते हुए कहा, जिसके हाथ में कुछ बैग्स थे। निधि को वहाँ देखकर मीरा उठी, हाथ मुंह धोए और हाल में आ गई। मीरा निधि के पास आई तो निधि ने एक नोटबुक उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ये लो तुम्हारे 1 महीने के बैंक नोट्स। ये तुम्हें कहाँ से मिले? मीरा ने हैरानी से कहा। विनीत से, आज मार्केट में मिला था। मैंने उसे कहा कि मीरा 1 महीने कॉलेज नहीं आई
थी तो उसने खुशी खुशी अपने नोट्स दे दिए। निधि ने सोफे पर बैग रखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें उससे नोट्स नहीं लेने चाहिए थे। मीरा ने गंभीर होकर कहा, कम ऑन मीरा, सब जानते हैं वनीत तुम्हें पसंद करता है और इसीलिए उसने तुम्हें अपने नोट्स दिए हैं। निधि ने कहा, हम उसे कल ये वापस लौटा देंगे, तुम्हारी मर्जी। निधि ने सोफे पर बैठते हुए कहा। मीरा ने बुक को टेबल पर रखा और निधि के बगल में बैठ गई। निधि ने एक बैग से चॉकलेट का पैकेट निकालते हुए कहा, खाओगी? तुम्हें पता है ना, हमें चॉकलेट नहीं पसंद, मीरा ने कहा। तुम ना दुनिया की 8वां अजूबा हो। हाँ, अशरत भैया के जैसे। मतलब तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जिसे चॉकलेट नहीं पसंद। वैसे भी मैं ये अशरत भैया के लिए लाई थी, उन्हें डार्क चॉकलेट बहुत पसंद है। निधि ने एक पीस मुंह में रखते हुए कहा। अब तक सबके मुंह से अशरत का नाम सुन सुनकर मीरा थक चुकी थी और इस बार तो उसे अशरत के जैसा भी बता दिया था। मीरा उठी और वहाँ से चली गई। निधि को बड़ी हैरानी हुई। मीरा के जाने से उसके मुंह से हैरानी भरे शब्द निकले। अब इसे क्या हुआ? खैर, पहले चॉकलेट खा लूं, फिर पूछती हूँ। निधि ने एक और पीस मुंह में रख लिया। शाम हो चुकी थी और ठंड भी बढ़ने लगी थी। मीरा कबर्ड में रखा अपना क्रीम कलर का स्वेटर निकाल लिया और पहनकर नीचे आ गई। दादी माँ पूजा घर में शाम की संध्या आरती कर रही थी। दादाजी हॉल में बैठकर टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे, जिन्हें पूजा करते हुए दादी बीच बीच में टोक भी रही थी। आवाज़ कम कीजिए ना, पर दादाजी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मीरा ये नज़ारा देखकर मुस्कुरा उठी। हॉल से कुछ ही दूर बने डाइनिंग एरिया में रघु टेबल पर रखी प्लेट साफ करके लगा रहा था। उसका ध्यान टेबल पर कम और न्यूज़ पर ज़्यादा था और उसी के हिसाब से उसके चेहरे के भाव भी बदल रहे थे। मीरा उसकी ओर आई और इशारों में ही उसे वहां बैठकर टीवी देखने को कहा और उसके हाथ से कपड़ा लेकर खुद प्लेट पोंछ कर रखने लगी। रघु मीरा के इस व्यवहार पर मुस्कुरा उठा। मीरा किचन की ओर आई और दरवाजे पर आकर रुक गई। उसे दरवाजे पर खड़े देखकर राधा ने कहा, तुम बाहर क्यों हो? मीरा ने कुछ नहीं कहा, शायद वह कहने से हिचकिचा रही थी। राधा ने उसका चेहरा देखा तो उसकी परेशानी समझ गई और कहा, तुम सोच रही होगी हम लोग ब्राह्मण हैं और तुम राजपूत, तो रसोई के अंदर आऊं या नहीं, यही बात है ना? जी, हम राजपूत ज़रूर हैं लेकिन शाकाहारी हैं, मीरा ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, राधा ने मुस्कुराकर कहा। मीरा अंदर आई। किचन एक कमरे जितना बड़ा था, सारा सामान व्यवस्थित जमा हुआ था। किचन देखकर मीरा इतना तो जान चुकी थी कि राधा सफाई पसंद थी। वह किचन की हर चीज़ को बड़े गौर से देख रही थी। तभी उसकी नज़र सामने रैंक पर रखे कॉफ़ी मग पर गई। मीरा ने उसे उठाया। उस पर किसी लड़के की तस्वीर थी, लेकिन चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। उसने अपने हाथ को अपने चेहरे के बिल्कुल आगे किया हुआ था, जिससे सिर्फ उसकी आंखें नज़र आ रही थी। मीरा ने पलटकर देखा तो पीछे एक मैसेज लिखा था, आइज़ आर इनफ फॉर यू टू फॉल इन लव विद मी। तुम्हारा मेरे प्यार में पड़ने के लिए मेरी आंखें ही काफ़ी हैं। मीरा ने पढ़ा तो उसे बहुत अजीब लगा। वहाँ से ही पलटी। राधा पीछे खड़ी थी। उसने मीरा के कहने से पहले ही मग की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा छोटा बेटा अशरत, इसे तस्वीर खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लास्ट बर्थडे पर निधि ने ली थी और इसे गिफ्ट की थी। मीरा ने फिर से अशरत के बारे में कुछ नया सुना। अंदर ही अंदर झुंझलाहट भी थी। मीरा को खामोश देखकर राधा ने कहा, इसे वहाँ रख दो जी, कहकर मीरा पलटी और हाथ को जोर से झटका, वैसे ही जैसे हम लोग किसी सामान को फेंकते हैं, लेकिन उसने मग फेंका नहीं बल्कि वापस रख दिया। राधा सब्जियां काटने में बिजी थी तो मीरा उनके पास आई और कहा, हम आपकी कुछ मदद करें? नहीं बेटा, मैंने सब कर लिया, बस दादाजी के लिए कुछ फीका बनाना है। तुम कुछ लोगी कॉफ़ी? राधा ने कहा। नहीं आंटी, आपकी हेल्प करते तो हमें अच्छा लगता। वैसे भी जब से आए हैं तब से मेहमान जैसा महसूस कर रहे हैं। मीरा ने मासूमियत से कहा, अच्छा तो ये बात है। फिर एक काम करो, वो जो कच्चा नारियल रखा है
उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। अक्षत को नारियल की चटनी बहुत पसंद है, खुश हो जाएगा वो। राधा ने सब्जियां बर्तन में डालते हुए कहा। मीरा ने कहा और चाकू उठाकर नारियल की ओर बढ़ गई। उसने नारियल काट कर उस पर ऐसे चाकू चलाया जैसे वो नारियल नहीं, अक्षत की गर्दन हो। इस एक नाम से आज उसे जितना परेशान किया था, शायद जिंदगी में किसी ने ना किया हो। जिसके नाम से मीरा इतना परेशान थी, वो खुद जब उसके सामने आएगा तब क्या होगा, कोई नहीं जानता था। नारियल काट कर मीरा बाहर चली आई। उसने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने में मदद की और फिर हाथ मुंह धोने चली गई। मुंह धोकर जब उसने खुद को आईने में देखा तो परेशानी के बाब उसके चेहरे से साफ साफ झलकने लगे। तौलिए से मुंह पोंछते हुए वह मन ही मन खुद से कहने लगी, आखिर क्या भला है ये अक्षत। घर में सबकी जुबान पर उसका ही नाम है, हर कोई बस उसकी खुशी की बातें करता है। अच्छा है या बुरा है कुछ पता नहीं चल पा रहा। और फिर उसके ये अजीब थॉट्स, आखिर कौन है ये अक्षत। मीरा के साथ साथ अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर क्या भला है अक्षत। हमारे अक्षत जी मिलने के लिए आप लोग भी उतने ही बेचैन होंगे जितनी हमारी मीरा है। ये इंतज़ार की घड़ियाँ जल्द ही ख़त्म होंगी। तब तक पढ़ते रहिए मोहब्बत। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।